ये डेटा और ये डेटा सेम है क्या? मतलब अगर आप बैलेंस करके इक्वेशन लिखो तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस नॉर्मल इक्वल टू ग्रेविटी होना चाहिए वैसे। तो ये है एम जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर प्लस नॉर्मल, और ये भी है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? 0। नॉर्मल का मतलब इफेक्टिव वेट, बराबर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इफेक्टिव वेट जो होता है वो सैटेलाइट के अंदर क्या हो जाएगा? 0। मतलब आप वजन किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर करोगे तो आपको वजन क्या मिलेगा? 0। इसी फेनोमेना को कहते हैं क्या? वेटलेसनेस। सैटेलाइट किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है, सैटेलाइट में अगर मेजरमेंट करेंगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट तो क्या मिलेगा? 0। तो आपको ध्यान रखना है इफेक्टिव वेट इनसाइड सैटेलाइट क्या रहेगा? 0। लेकिन अगर आपको पूछेगा सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटेशनल पुल कितना है, तो ये वाला आंसर है ग्रेविटेशनल पुल का। तो ग्रेविटेशनल पुल और इफेक्टिव वेट दो अलग अलग बातें हो जाएगी। अब कभी कभी मेंस में सवाल आ जाते हैं, तो कुछ बातें हैं जो पाथ से रिलेटेड याद रखना। अगर कोई पार्टिकल की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से छोटा हो, सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी से छोटा हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब अंडर रूट जीएम बार। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड से छोटा हो तो सिचुएशन में पाथ इलिप्स हो जाता है। पाथ जो है इलिप्स हो जाता है, जिसमें अर्थ जो है फार फोकस पे होता है। अर्थ एट फार फोकस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझाता हूं मैं इधर। जैसे मान लीजिए अर्थ है, यहां से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किए, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो भी इलिप्स होता है इसमें दो फोकस होते हैं, इधर और एक इधर। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अर्थ जो है फार फोकस पे होता है। इसका मतलब ये हुआ, यहां से मान लो कि इस डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट कर दिए, क्या तो ये ऐसा इलिप्स बनेगा, ठीक है। अगर यहां पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑर्बिटल स्पीड के बराबर हो तो पाथ जो है सर्कुलर हो जाता है। अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा और एस्केप वेलोसिटी से छोटा हो तो फिर से पाथ इलिप्स हो जाता है। इसमें अर्थ नियर फोकस होता है। नियर फोकस। चौथा, अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो तो पार्टिकल एस्केप पे चला जाता है, इनफाइनाइट पे चला जाता है, वापस लौट के नहीं आएगा, और इसमें पाथ जो है पैराबोलिक हो जाता है। और अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा हो तो पाथ हाइपरबोलिक हो जाता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इसे आप एक टेबल बना के लिख लेना, याद रखने की जरूरत। मेंस में ही ये सब चीजें यूज होगी, याद रखने वाली बात है। इलिप्टिकल पाथ पे घूमता है। ये जो बड़ा एक्सिस होता है इसे कहते हैं मेजर एक्सिस, और जहां जिस साइड में चपटा होता है वो होता है माइनर एक्सिस, अंडे की तरह। दो फोकस होते हैं जिसमें से एक फोकस पे सन है, एक फोकस खाली है। एक फोकस पे सन है, एक फोकस खाली है। तो इन्होंने पहला बात तो यही बोला कि सभी जो सोलर सिस्टम में रहने वाले प्लैनेट है वो सन के अबाउट
इलिप्टिकल पाथ में रोटेट होता है, जिस इलिप्स के फोकस पे कौन होते हैं, सन। ये सेंटर हुआ इलिप्स का, यहां से यहां तक जो बड़ा वाला साइड है उसे ए से डिनोट करते हैं, जो छोटा वाला साइड है उसे बी से डिनोट करते हैं। इसे कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और इसे कहा जाता है सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुआ, अगर हम इसे एक्स एक्सिस कह दें और इसे वाई एक्सिस कह दें, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर x के नीचे का जो लेंथ है वो बड़ा होगा और y के नीचे का लेंथ छोटा होगा। जब a और b दोनों बराबर हो जाए तो फिर यही इलिप्स सर्कल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एक टर्म होता है इसेंट्रिसिटी, ई को कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसकी जो वैल्यू है इलिप्स के लिए 1 से छोटा होना चाहिए। इलिप्स के लिए कितना होना चाहिए, 1 से छोटा। अगर e इक्वल टू 0 हो तो कहते हैं उसे क्या, सर्कल। e 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो तो उसे कहते हैं इलिप्स। e इक्वल टू 1 हो तो कहते हैं पैराबोला, और e ग्रेटर देन 1 हो तो कहते हैं हाइपरबोला। मतलब ये इसेंट्रिसिटी के टर्म पे डिपेंड करेगा इक्वेशंस। अगर e इक्वल टू 0 हो तो होता है पाथ सर्कुलर, e 0 से बड़ा 1 से छोटा हो तो उसे कहते हैं इलिप्स, और e अगर 1 हो तो उसे वो होता है पैराबोला, और e ग्रेटर देन 1 हो तो उसे कहते हैं हाइपरबोला। कोऑर्डिनेट मैप मैथ्स में पढ़ेंगे ये सब बातें डिटेल में। इस e को निकालने का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर वो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सेंटर से फोकस तक की जो दूरी होती है उसे ए ई कहते हैं। ए ई, ए मतलब मेजर एक्सिस, और उसमें ई से मल्टीप्लाई करेंगे, ई 1 से छोटा है तो ए 1 से ए से छोटा हो जाएगा। तो सेंटर से सेंटर से फोकस तक की दूरी हुआ। तो केप्लर्स ने क्या बताया, पहला बात कि पाथ कैसा होगा, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल पाथ में रोटेट होगा। कोई भी जो प्लैनेट है सन के अबाउट इलिप्टिकल पाथ में रोटेट होता है, जिसमें सन जो है वो एक फोकस पे रहता है। जब सन मान लो यहां है, एकदम पास वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं r1 कह देता हूं, और जब अर्थ मान लो यहां है, इस डिस्टेंस को मैं r2 कह देता हूं, एकदम दूर वाला डिस्टेंस। जब एकदम दूर हो तो वेलोसिटी सबसे कम रहता है, मिनिमम, और जब एकदम पास हो तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहता है, मैक्सिमम। क्यों रहता है ये अभी थोड़ी देर में मैं समझाता हूं आपको। बस पास में सबसे ज्यादा वेलोसिटी रहता है सन के पास में, और जब दूर रहते तो सबसे कम वेलोसिटी रहता है। तो अभी जो जैसे विंटर का सीजन चल रहा है, तभी हम लोग सन से दूर है कि पास में, दूर है, मतलब उधर वाले केस में। ठीक है, अब दूसरा लॉ इन्होंने बताया था कि एरियल स्पीड कांस्टेंट होते हैं। एरियल स्पीड कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि किसी समय में अर्थ यहां पर है और टी टाइम बाद अर्थ यहां पहुंच गया, तो ये एरिया उसने कवर किया। अगर इतना ही 0 से टी तक का ही टाइम इंटरवल हो तो किसी भी लोकेशन पे हो ना भाई, किसी भी लोकेशन पे मान लो कि कभी t इक्वल टू 0 पे हमने अर्थ को यहां पकड़े, और फिर t टाइम के बाद अर्थ को हमने यहां देखे, तो ये वाला जो एरिया कवर होगा वो सेम होगा। मतलब उन्होंने क्या बताया, इक्वल टाइम इंटरवल में प्लैनेट इक्वल एरिया कवर करता है। क्या बताया उन्होंने, इक्वल टाइम इंटरवल में प्लैनेट इक्वल एरिया कवर करता है। कोई भी टाइम इंटरवल इक्वल हो, हमने दो अलग अलग लोकेशन का लिए, आप किसी और तीसरे लोकेशन का ले लो, अगर टाइम इंटरवल आप सेम रखोगे तो एरिया जो कवर करेगा वो सन के साथ जो एरिया बनाएगा वो सेम बनाएगा। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया, मतलब उन्होंने पहला लॉ दिया था
फर्स्ट बात क्या बोला कि पाथ कैसा होगा, एलिप्स होगा। दूसरी बात उन्होंने बताया कि एरियल स्पीड कांस्टेंट होंगे। एरियल स्पीड कहने का मतलब इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एरियल स्पीड को डिनोट करने का तरीका है dA/dt, ये रहेगा कांस्टेंट, ऐसा उन्होंने बताया। दूसरा लॉ में एरियल स्पीड कांस्टेंट रहेगा। अब एरियल स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, तो देखो आप ध्यान से, मान लो कि जब यहां पर अर्थ था तब इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं v, और टाइम इंटरवल को t की जगह dt ले लेते हैं, छोटा टाइम इंटरवल, एकदम छोटा। तो पाथ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान लेंगे परपेंडिकुलर टेंजेंट के डायरेक्शन में, और ये वाला जो डिस्टेंस है उसे r मान लेते हैं किसी भी टाइम पे। तो जो इस ट्रायंगल का एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो जो छोटा एरिया लिखेंगे dA वो क्या लिखेंगे, 1/2 बेस की जगह r, और हाइट का मतलब स्पीड इंटू टाइम, v इंटू dt, बराबर। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, टाइम इंटरवल बड़ा होगा तो फिर वो ट्रायंगल राइट एंगल नहीं बनेगा, लेकिन टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, आपको पता है कि ये पॉइंट और इसके जस्ट बाजू वाला पॉइंट, तो ये ट्रायंगल को आप राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है। बाजू वाला जस्ट पॉइंट, तो छोटा सा टाइम इंटरवल, जितना टाइम इंटरवल छोटा रहेगा ये डेरिवेशन उतना एक्यूरेट माना जाएगा। तो हमने ले लिया छोटा टाइम इंटरवल dt, तो उसमें जो एरिया कवर किया उसने d है इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस की जगह पे r, हाइट की जगह पे v dt, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस कवर किया उसने, बराबर। अब यहां से देखो dt से इधर लेके आऊंगा तो dA/dt जिसे हम एरियल स्पीड कहते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा, r इंटू v। ये उन्होंने क्या बोला, कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये जो एरियल स्पीड है उसी का फॉर्मूला हो गया 1/2 r इंटू v। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसलिए अगर r इंटू वी कांस्टेंट है, अगर r इंटू वी की वैल्यू कांस्टेंट, तो इसका मतलब v और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्या। तो इसलिए मैंने बोला कि सन के पास में अगर रहेंगे तो r छोटा तो वेलोसिटी बड़ा, और सन से दूर जाओगे तो r बड़ा तो वेलोसिटी छोटा। ये वाला पॉइंट सन के पास में, तो अगर डिस्टेंस छोटा है तो वेलोसिटी, और ये वाला पॉइंट सन से बहुत दूर है तो डिस्टेंस बड़ा है तो वेलोसिटी छोटा। इसलिए बोले कि सबसे जो एकदम दूर वाला पॉइंट है उसमें वेलोसिटी मिनिमम, और सबसे पास वाला पॉइंट है उसमें वेलोसिटी मैक्सिमम। ये जो सबसे पास वाला पॉइंट है इसे पेरिजी कहते हैं, पेरिजी या पेरीहीलियन, सवाल में आएगा पेरीहीलियन। और जो सबसे दूर वाला पॉइंट है इसे अपोजी कहते हैं या एपीहीलियन। क्वेश्चंस में ये वर्ड आएगा, आप ऐसे ध्यान रखना, पेरिजी मतलब पास, पी, और उसके बाद अपोजी मतलब अपोजिट साइड में, तो दूर, पास से आप ध्यान रख लेना पेरिजी, ठीक है। पास वाला पॉइंट पेरिजी, तो जो अपोजी होगा वो दूर वाला पॉइंट हो जाएगा। तो पास वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी सबसे ज्यादा, दूर वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी सबसे कम। अब इसी को लिखने का एक और तरीका है, देखो मैं क्या करता हूं, m से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर में जाएगा mRV, तो नीचे में भी m मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। mRV को क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो जो एरियल स्पीड है उसका एक फॉर्मूला और आ गया, क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम बाय 2m। क्या फॉर्मूला आ गया, एंगुलर मोमेंटम बाय 2m आ गया ना। एरियल स्पीड को आप क्या क्या बोल सकते हो, 1/2 r इंटू वी बोल सकते हो, या mvr/2m बोल सकते हो, या फिर एंगुलर मोमेंटम बाय 2m बोल सकते हो, बराबर। अब उन्होंने बोला था कि एरियल स्पीड कांस्टेंट होता है, क्यों कांस्टेंट होता है उस बात को भी समझने के कारण कि उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों कांस्टेंट होता है। तो जब ये अर्थ सन के अबाउट घूमता है तो सन उस पर कौन सा फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल। जैसे अर्थ यहाँ रहेगा तो इधर की तरफ ग्रेविटेशनल, जब अर्थ यहाँ रहेगा तो इधर की तरफ ग्रेविटेशनल, अर्थ यहाँ रहेगा तो इधर की तरफ ग्रेविटेशनल, अर्थ यहाँ रहेगा तो इधर की तरफ। हर केस में ग्रेविटेशनल फोर्स सन से पास करेगा, तो कोई टॉर्क जनरेट होगा क्या उसके अबाउट,
टॉर्क सन के अबाउट टॉर्क जनरेट होगा फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा सन के अबाउट टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े ना, आर क्रॉस एफ, पढ़े ना आपने रोटेशन में, आर क्रॉस, जिस वक्त फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास कर जाए उस वक्त टॉर्क जीरो हो जाता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू उस वक्त या तो जीरो हो जाती है या 180, और साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ मतलब आर एफ साइन थीटा। अगर थीटा जीरो होगा तब भी जीरो और थीटा 180 होगा तब भी जीरो। तो जब भी कोई पॉइंट ऑफ रोटेशन से फोर्स पास कर जाए तो उसमें कोई टॉर्क जनरेट नहीं होता है। तो मतलब ऐसा हुआ कि इस पूरे मोशन में कभी भी सन के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टॉर्क जनरेट नहीं करेगा। और अगर टॉर्क जनरेट नहीं हुआ तो आपने पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रोटेशन में, टॉर्क जनरेट नहीं हुआ तो dl by dt की वैल्यू जीरो हो गई। मतलब ये तब होगा जब l कांस्टेंट होगा, l मतलब एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते हैं, कंजर्व होना। तो जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा और मास तो हर पार्टिकल का हमेशा क्या रहता है, तो इसीलिए ये पूरा टर्म क्या रहा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो सेकंड लॉ के पीछे का कारण कौन है, जो एरियल स्पीड कांस्टेंट होने के पीछे का कारण है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्व होना। क्या कारण है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व इसलिए है क्योंकि नेट टॉर्क क्या रहेगा, जीरो, कभी कोई टॉर्क जनरेट होगा ही नहीं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का क्या कारण है, एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व होने का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो बताओ, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, कैसा क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है ना। मतलब अगर वो कांस्टेंट है इसका मतलब वेक्टर के रूप में कांस्टेंट है, मतलब उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड मतलब एमवीआर तो कांस्टेंट हो गया, पर डायरेक्शन कहने का मतलब क्यों कांस्टेंट होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन तो ले ही रहा है वेलोसिटी, तो डायरेक्शन क्यों कांस्टेंट होगा बताओ, तो सोच के बताओ, तो थोड़ा सा पढ़े रोटेशन आप, डायरेक्शन क्यों कांस्टेंट मानेंगे, डायरेक्शन क्यों कांस्टेंट मानेंगे। ये सन है, पार्टिकल अर्थ ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम उसका डायरेक्शन क्यों कांस्टेंट मानेंगे। जैसे यहाँ पर रहते ये डायरेक्शन वेलोसिटी, यहाँ जाएंगे ये डायरेक्शन वेलोसिटी, हर जगह तो वेलोसिटी बदलता है ना, बदलता है कि नहीं बदलता, वेलोसिटी बदलता है ऊपर की तरफ, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम कैसा वेक्टर है, तो ये बात भी पता होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन तो हमेशा ही ऊपर की तरफ रहेगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम है इसका कंजर्व होने का मतलब हुआ कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट, बराबर, ये बात समझ में आ गया। अब एक चीज और, जो एंगुलर मोमेंटम में कांस्टेंट या एरियल स्पीड कांस्टेंट का टर्म आया, मतलब r इंटू वी का वैल्यू कांस्टेंट होने का बात आया, तो r तो बदलता है, इसका मतलब v हमेशा बदलेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस प्रकार से होगा कि कांस्टेंट रहे, बराबर। तो आपको इस बात में ध्यान रखना है कि इसमें स्टार लगा के पॉइंट देता हूं कि वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, और स्पीड कांस्टेंट, स्पीड नहीं, वो भी चेंज करेगा, क्योंकि यहां वेलोसिटी बदलने का दोनों कारण है, डायरेक्शन भी बदलना है और मैग्नीट्यूड भी बदलना है, क्योंकि r का मैग्नीट्यूड बदल रहा है और लेकिन r इंटू वी की वैल्यू बदल नहीं रही है। तो जैसे कि r मान लो बड़ा हो गया तो v को क्या होना पड़ेगा, तो स्पीड, इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू बदल रही है ना, तो इसलिए वेलोसिटी बदलने का यहाँ दोनों कारण है, चेंज हो रहा है। कौन कौन से चेंज हो रही है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बदल रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं स्पीड भी चेंज हो रहे हैं और वेलोसिटी भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन एम वी आर की वैल्यू बदल नहीं रही, वी इंटू आर की वैल्यू बदल नहीं रही। अब देखो, अब ध्यान से एक चीज और, ये हुआ दूसरा लॉ, इसी में अगर v और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां से v1 बाय v2 की वैल्यू क्या बोलेंगे आप बताओ, r2 बाय r1 बोलेंगे ना, ये भी सवाल पूछा जाएगा, v1 बाय v2 इक्वल टू r2 बाय r1। अब आप देखो ध्यान से, r1 को क्या लिख सकते हैं, r2 को क्या लिख सकते हैं, इसी में लिखते हैं, r2 का मतलब ये a प्लस
R2 का मतलब A प्लस ए, तो ए कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ई। और R1 का मतलब बताओ क्या, ए माइनस ए, यहां से लेके यहां तक को ए कहेंगे, यहां से लेके यहां तक को ए ही, तो ये वाला टर्म ए माइनस ए कॉमन ले लेंगे 1 माइनस ई, जिसका रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई। ठीक है, ये वेलोसिटी का रिलेशन हो गया, 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई। ये हुआ दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ से रिलेटेड पूरी बातें। अब जो तीसरा लॉ है, थर्ड लॉ उन्होंने बताया था, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये तीसरा लॉ था। ये तो अपन ने इसको प्रूफ एक प्रकार से उसमें कर ही चुके हैं सैटेलाइट में। ठीक है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब। ए का मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। अब देखो, अगर ए निकालना है, इस दोनों को ऐड करोगे, R1 प्लस R2 को ऐड करो तो क्या मिलेगा बताओ, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू 2a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर आपको कभी R1 और R2 के टर्म में दिया रहे तो इसी रिलेशन को प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे, R1 प्लस R2 बाय 2 का क्यूब। a को बोल देंगे R1 प्लस R2 बाय 2, बराबर है। ये हुआ तीसरा लॉ। 3 प्रकार के लॉ केप्लर्स ने दिए थे। पहला लॉ क्या दिया था उन्होंने, कि पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल। कैसा पाथ होता है, इलिप्टिकल, जिसके फोकस में कौन होते हैं, सन। ये सिर्फ अर्थ के लिए वैलिड है कि सभी प्लैनेट के लिए, सोलर सिस्टम में रहने वाले सभी प्लैनेट के लिए वैलिड है। ठीक है, जिसके फोकस में कौन रहेगा, सन, और अर्थ उसके चारों तरफ कौन से पाथ में रोटेट होगा, इलिप्टिकल पाथ में रोटेट होगा। दूसरा लॉ उन्होंने दिया था कि इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, एरियल स्पीड कांस्टेंट रहेगा। एरियल स्पीड कहने का मतलब dA बाय dt। एरियल स्पीड का फॉर्मूला क्या है बताओ, r इंटू वी बाई 2, r इंटू वी बाय 2, या फिर mvr बाय, या फिर l बाय 2m। यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कांस्टेंट। क्यों रहेगा कंजर्व, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कोई टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम यहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन और वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है दोनों कांस्टेंट या सिर्फ डायरेक्शन कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट। डायरेक्शन तो हमेशा ये एक्सियल वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट। v इंटू आर में v भी बदलेगा, r भी बदलेगा, बट दोनों का प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, बराबर है। v तब जब बढ़ेगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और r जब बढ़ेगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो v1 मैक्सिमम वेलोसिटी बाय मिनिमम वेलोसिटी का जो रेशियो है, ये हमने v1 बाय v2 लिया, तो v1 मतलब मैक्सिमम और v2 मतलब मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का जो रेशियो है वो कितना है, 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई। क्लियर हो गया बातें, कोई दिक्कत। और तीसरा लॉ उन्होंने बताया था क्या, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब ए क्यूब। ए मतलब सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ। ठीक है, तो लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। बोलो केप्लर्स लॉ। पहला पॉइंट, all the planet in our solar system, all the planet in our solar system all the planet in our solar system revolve in elliptical path elliptical path, and sun is at one focus. Sun is at one focus. दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज ऑलवेज कांस्टेंट. 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 इसी में लिख लेंगे, इट मीन्स प्लैनेट स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इट मीन्स प्लैनेट स्वेप्ट या कवर, जो भी लिखो आप, कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तीसरी बात है, तीसरा लॉ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is directly proportional to cube of semi major axis.
क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, अब ये डायग्राम एकदम प्रॉपर बनाइएगा और वो सब बातें प्रॉपर लिखेंगे। एक चीज मैं और लिख देता हूं जो सवाल आते हैं कभी कभी। वैसे ये मैथ्स का चीज है, कोऑर्डिनेट में जब आप इलिप्स पढ़ेंगे तब आप खुद ही पढ़ लेंगे उसका प्रूफ। प्रॉपर्टीज है मैथ्स का ये, वो ये कि ये वाला जो सन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना एक्सिस पे, इसे कहते हैं एक्सिस, मेजर एक्सिस पे सन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसका नाम है लेटस रेक्टम। उसे कहते हैं लेटस रेक्टम। उसका जो एक हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा है उसे कहते हैं सेमी लेटस रेक्टम। सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम। ये कब पूछा जाएगा? बोलेगा कि जब प्लैनेट बिल्कुल सन के ऊपर आ जाए या सन के नीचे आ जाए, दोनों में से कोई भी बोल सकता है, तो उस वक्त का डिस्टेंस बताओ सन से क्या होगा। तो इस वक्त का जो डिस्टेंस होता है सेमी लेटस रेक्टम, ये होता है 2r1r2 by r1 plus r2। मैथ्स की प्रॉपर्टीज है, आपको इलिप्स में से प्रूफ करके बताया जाएगा। 2r1r2 by r1 plus r2। r1 मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस और r2 मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो 2r1r2 by r1 plus r2 ये भी चीज पूछा जाता है, इसलिए एक ही साथ कवर कर लो पूरी बातें। हो गया। इलिप्स में जो r1 प्लस r2 है उसकी वैल्यू 2 है, हमेशा कांस्टेंट रहती। मतलब आपको एक इलिप्स ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, 2 पॉइंट पे 2 कीले गाड़ दो ऐसे। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग बांध दो, इसमें स्ट्रिंग बांध दो और स्ट्रिंग में एक पेन लगा लीजिए। स्ट्रिंग इस दोनों से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर रखें तो ये प्लस ये इक्वल टू 2a होना चाहिए और उस पॉइंट को घुमा दो तो इलिप्स बन के तैयार हो जाएगा। हमेशा ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस जो है 2a रहेगा। मतलब ऐसा है कि ये सन है, ये दूसरा फोकस है, तो अगर पॉइंट यहाँ है तो ये प्लस ये 2a होगा, और पॉइंट यहाँ है पार्टिकल तो ये प्लस ये 2a होगा। यहाँ है तो ये प्लस ये 2a होगा, इधर है तो ये प्लस ये 2a होगा, इधर है तो ये प्लस ये 2a होगा। मतलब डिस्टेंस दोनों का सम हमेशा जो है कांस्टेंट रहता है। r1 प्लस r2 इक्वल टू 2a ऑलवेज कांस्टेंट होता है इलिप्स में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखना है। लिखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय प्लैनेट, फाइंड द टाइम टेकन बाय प्लैनेट in solar system to cover distance from ये पॉइंट A है, इस पॉइंट का नाम B दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम C, इस पॉइंट का नाम D। डायग्राम में बोल रहा है फ्रॉम A टू B, दूसरा B टू C, तीसरा A टू C, चौथा C टू D, पांचवा D टू A, छठा C टू A। और ऐसा पता है कि इस डायरेक्शन में प्लैनेट जा रहा है। समझो, एडवांस का सवाल है, मैं मतलब उसे अच्छे से करके देता हूं। देखो, ये सवाल बहुत पॉपुलर हो गया है, इसलिए मेंस में भी आ सकता है। देखो सभी बंधु ध्यान से, जब प्लैनेट मान लो यहां पर है और यहां आया तो इसमें उसने ये वाला एरिया कवर किया, बराबर है ना, ये एरिया कवर किया। इसकी एरिया कितनी होगी बताओ, कितनी होगी एरिया? पूरा इलिप्स का एरिया पाई AB, उसके 4 हिस्से हैं, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा, तो ये पूरा हिस्सा का पाई AB बाय, उसमें से ये ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा।
ये हाइट b है और ये AE है, तो पाई AB बाय 4 माइनस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस AE इंटू हाइट B, बराबर। AB कॉमन ले लेते हैं, या पाई AB कॉमन ले लेता हूं, तो 1/4 माइनस E/2 अगर पाई भी कॉमन ले लिया मैंने तो, बराबर। इतना एरिया। अब हम सब जानते हैं कि पूरा पाई AB कवर होने में जो टाइम लगा उसे टाइम पीरियड T कह देते हैं। तो 1 एरिया कवर करने में कितना समय लगेगा, तो कोई पर्टिकुलर एरिया कवर करने में कितना समय लगेगा, T इंटू वो एरिया बाय पाई AB, यही टाइम लगेगा ना। तो बताओ इस पर्टिकुलर टाइम में A से B जाने में जो समय लगेगा T बाय पाई AB इंटू वो एरिया पाई AB इंटू 1/4 माइनस E/2 बराबर। ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया आंसर, T इंटू 1/4 माइनस E/2। अगर 4 भी बाहर ले लो यहाँ से, T/4 1 माइनस 2E/π, बराबर। तब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, या तो ये रहेगा या ये रहेगा। तो बताओ आंसर लिख रहा हूं मैं अब। A से B कवर होने में कितना टाइम लगा, T इंटू 1/4 माइनस E/2, बराबर। B टू C में कितना समय लगेगा, उतना ही। B से C जाने में यही तो एरिया कवर करेगा इसने, हाँ कि नहीं, तो सेम समय लगेगा, उसमें भी टाइम यही सेम। A टू C में इसका डबल, A टू C में डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T इंटू 1/2 माइनस E/π हो जाएगा, बराबर। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, दिक्कत समझ रहा है ना, हाँ बरोबर। अब देखो C टू D में जो एरिया कवर होगा वो ये पूरा पाई AB/4 तो कवर होगा ही, प्लस ये ट्रायंगल कवर होगा, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या आ जाएगा, तो C टू D में आंसर क्या हो जाएगा बताओ, T इंटू 1/4 प्लस E/2। D टू A में भी वही समय, क्योंकि उसमें ये पूरा एरिया कवर होगा, आया ना। तो C टू A में इसका डबल, तो T इंटू 1/2 प्लस E/π बना दीजिए। अब ये लेसन पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो गया, मतलब पढ़ने पढ़ाने वाली बातें कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन डिस्कशन की बातें करेंगे। कल आप सब ऐसे भी पूरा सॉल्व करके लाना, जितने डिफिकल्टी होगा